हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? तो बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, क्रमचय तथा संचय। अब क्रमचय संचय जो टॉपिक है इसमें क्या क्या चीजें हमें समझनी है। तो पहले परम्यूटेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्रमचय का मतलब क्या होता है। फिर कॉम्बिनेशन के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसके सवाल, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का अगर आप सीसेट फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अगला टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी आपसे बनेगा। प्रायिकता जो है उसके लिए क्रमचय संचय अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो समझते हैं क्या चीज है यहाँ पर क्रमचय संचय में। तो पहले क्रमचय के बारे में समझते हैं, परम्यूटेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले
n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के, क्रमचय का मतलब किन्हीं भी वस्तुओं को अगर आपको क्या करना है, कुछ स्थान पर व्यवस्थित करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास में सपोज 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन्हें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आपको क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। तो 3 विद्यार्थियों को 3 स्थान पर व्यवस्थित करने कितने तरीके? तो बेटा या तो ए फर्स्ट आएगा, बी सेकंड आएगा और सी थर्ड आएगा, या तो ए फर्स्ट है तो सी सेकंड और बी थर्ड भी हो सकता है, बी फर्स्ट है तो ए और सी, और बी फर्स्ट है तो सी और ए, वैसे ही सी फर्स्ट है तो ए और बी, और सी फर्स्ट है तो बी और ए। तो कुल मिला के 3 व्यक्तियों को 3 स्थान पर व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो गए? तो आप कहोगे सर 3 तरीके हो गए, सॉरी टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये तो हमने व्यवस्थित करने के तरीके कैलकुलेट किए है ना, पर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज अगर नहीं भी पता होंगे तो आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लॉ ऑफ एडिशन, इन दो से अपना काम चला लोगे। योग का नियम और गुणा का नियम, इन दो से आपका काम हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूलाज इन दो लॉ से ही क्या किए जाते हैं बेटा जी? डिराइव किए जाते हैं, है ना। तो क्या है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कोई जॉब है, उसको आधा करने के, हाफ जॉब को कंप्लीट करने के माना कि m तरीके हैं, और बची हाफ जॉब करने के, शेष आधा काम करने के सपोज n तरीके हैं। तो बेटा जी काम को पूरा करने के, जॉब को कंप्लीट करने के m इंटू n तरीके होंगे। यह है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे कि सर समझ में तो कुछ नहीं आया कि किस तरीके से आधा काम करने के m तरीके, बचा आधा काम करने के n तरीके, तो काम को पूरा करने के m इंटू n तरीके कैसे हो गए? आप समझो बेटा जी एग्जाम्पल से। कैसे एग्जाम्पल से? कि सपोज आपको स्टेशन ए से बी तक जाना है, पर बीच में स्टेशन सी पड़ता है। जाना तो हमें कहां से कहां तक है? ए से बी तक, पर बीच में क्या पड़ रहा है बेटा? स्टेशन सी। सपोज ए से सी तक जाने के लिए आपके पास 3 ट्रेन है, ट्रेन T1 है, ट्रेन T2 है, ट्रेन T3 है, और सी से बी तक जाने के लिए आपके पास 2 बसेस हैं, एक बस B1 है और एक बस क्या है बेटा? B2 है। ठीक, तो ए से बी तक जाने के, अब देखो आधा काम, जॉब 2 पार्ट में हो रही है। आधा काम है ए से सी तक आना, बचा आधा काम है सी से बी तक जाना। तो मैं आपसे कहूं कि ए से बी तक जाने के टोटल कितने तरीके? तो आप कहोगे सर ट्रेन T1 पकड़ लो। ट्रेन T1 से सी तक तो आ गए, फिर आगे जाने के लिए हमने बस B1 ले ली, या T1 से आगे हमने बस क्या ले ली होती है अगर? B2। वैसे ही T2 से आगे अगर बस B1 ली होती और T2 से आके बस B2 ली होती, वैसे ही T3 से आके अगर हम बस B1 और T3 से आके अगर हम बस B2 ले लें, तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तरीके हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी बच्चों को? अनुष्का जी ये मैथ चल रहा है बेटा, मैथ का टॉपिक है। मीरा जी बिल्कुल 3 फैक्टोरियल, आप एकदम, मेरे पास कमेंट्स आ ही नहीं पा रहे हैं अभी, बड़ी देर बाद सभी के कमेंट शो हुए हैं। चलो बढ़िया, मैथ का टॉपिक है बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अपन पढ़ रहे हैं। तो काम आधा करने के क्या है? आधा काम करने के बेटा 3 तरीके। ए से सी तक आने के कितने तरीके थे? 3 तरीके। सी से बी तक आने के 2 तरीके, बचा आधा काम करने के, तो काम पूरा करने के 3 दूना 6 तरीके। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको काम को आधा करने के अगर 3 तरीके, बचा आधा काम करने के अगर कितने? 2 तरीके, तो टोटल काम करने कितने? 6 तरीके। मैं कहता कि ए से बी तक जाना, बीच में स्टेशन सी पड़ता है, यहां से यहां तक के लिए आपके पास 5 ट्रेन है, यहां से यहां तक आपके पास 3 बसेस हैं, तो ए से बी तक आने के टोटल कितने? 5 तिया 15 तरीके, है ना। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, कुल मिला के मोटे तौर पे देखा जाए तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब समझते हैं बेटा फैक्टोरियल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। नंबर ऑफ वेज
of arranging n articles on n places is equal to n factorial। n वस्तुओं को n स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? n फैक्टोरियल कहते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? n वस्तुओं को n स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? n फैक्टोरियल। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 विद्यार्थी थे ए बी सी, इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब कितनी पोजीशंस पे? 3 पोजीशंस पे अरेंज करना था। तो 3 व्यक्ति को 3 पोजीशन पे अरेंज करने के कितने तरीके? तो आप कहोगे सर 3 फैक्टोरियल। मीरा यादव ने बोला भी था यही। कितना हो जाएगा? 3 वस्तुओं को 3 स्थान पर व्यवस्थित करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप लोग समझते हैं ना, जितने का फैक्टोरियल बेटा वहां तक गुणा कर दो। जैसे 5 फैक्टोरियल तो मतलब कहां से कहां तक? 5 से लेके 4, 3, 2 और 1। कितना हो जाएगा बेटा जी? 120 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही है फैक्टोरियल का मतलब मोटे तौर पे, है ना। तो n वस्तुओं को n स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? n फैक्टोरियल कहते हैं। अब आते हैं बेटा, ये तो ठीक है, पूरी वस्तुएं आप व्यवस्थित कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ए बी सी और डी 4 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखना था, तो आंसर क्या हो जाता? 4 फैक्टोरियल 24। मैं कहूं कि 5 व्यक्ति हैं, 5 मैन, उनको 5 कुर्सियों पर बिठाना है, कितने तरीके? तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल। तो बेहद आसान है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे बेटा जी, बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या होता है? NPR से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। NPR का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n आर्टिकल्स ऑन R प्लेसेस। कि n वस्तुओं को कितने स्थान पर? R स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके को हम क्या कहते हैं बेटा? NPR कहते हैं। मेरे पास जैसे वस्तुएं कितनी है? n, पर स्थान कितने हैं? R। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 5 लोग हैं, है ना, 5 है, 5 पीपल, पर इनमें से मेरे को फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? फर्स्ट सेकंड मतलब 5 में से कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ 3 ही करने हैं। तो क्या हो जाएगा? 5PR हो जाएगा, 5P3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5P3। अब इसे हल कैसे किया जाता है बेटा? पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 5P3। बहुत बढ़िया मीरा जी। तो 5P3 का मतलब है NPR का बेटा जी मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपसे कहा जाए 5P3 को हल करने का तरीका, तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। आंसर क्या आ गया भैया? 60 आ गया। 5 में से 3 लोगों को अलग अलग स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके क्या होंगे? 60 होंगे। बात यहां पर बेटा व्यवस्थित करने की है, ऐसा नहीं कि 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया आपने। जैसे 5 लोग में से आपने एबीसी को सिलेक्ट किया, पर एबीसी को आपस में अरेंज भी तो करना है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। तो सिलेक्शन प्लस उनका अरेंजमेंट मिलाकर क्या होता है? परम्यूटेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन आर्टिकल्स ऑन आर प्लेसेस। पहले तो आपको उनमें से आर आर्टिकल को चुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट क्या कहलाता है? परम्यूटेशन। जबकि सिर्फ अगर चयन किया होता, सिर्फ उनको संचित किया होता, कलेक्शन किया होता, तो वो क्या होता? वो एनसीआर होता। एनसीआर भी समझेंगे, पर फिलहाल एनपीआर की बात हो रही है। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को यहां तक डाउट? ठीक। तो पहले ये जो है एनपीआर, इसके बेसिस पे अपन कुछ एक सवाल, कुछ फैक्टोरियल के बेसिस पे बेटा बेसिक सवाल करेंगे। पहला सवाल, ये क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको? कि जूम करूं मैं इसे? बेटा देख पा रहे हो कि नहीं? फुल स्क्रीन कर लेना पहले तो आप लोग अपनी अपनी मोबाइल की फुल स्क्रीन ही करना आप लोग।
नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है ना, इसको थोड़ा अपने को जूम करना पड़ेगा। अब शायद ये विजिबल है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको 5p3 को सिंप्लीफाई करना है। मैं बोल देता हूं जो जो चीजें नहीं दिख रही हैं। 5p3, फिर p15,3 और 5p5, ये सारी चीजों को अपन सिंप्लीफाई करने वाले हैं एक एक करके। इवैल्यूएट करना है, इनका मूल्यांकन करना है आपको। हाँ जी, कोई आंसर किसी बच्चे का? देखो 5p3 तो हमने अभी अभी किया था, 60 आ रहा था। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, बेटा जी ये तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, तो ये तो 60 आ गया। ये 2 फैक्टोरियल है ना। 15p3, ये p15,3 का मतलब बेटा क्या होता है, 15p3 होता है। इसका मतलब है 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कुल मिला के हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बटे 12 फैक्टोरियल। अब जो बच्चे हल करना जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते वो कैसे करेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे, बोलो बेटा हाँ या ना, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ये चीज अगर नहीं दिख रही तो मैं इसे दूसरी जगह पे लिख देता हूं। 15 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। तो बेटा 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है ना। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, तो कितना निकल के आ रहा है, 1730 नहीं बेटा, आंसर कुछ और, 15 गुणा 14 गुणा 13, ये 2730 ये निकल के आ रहा है। बोलो आया सभी बच्चों को समझ? बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, शंकर जी, बहुत बढ़िया। और 5p5 कितना होगा, आप ये हमेशा याद रखो, npn बराबर n फैक्टोरियल होता है, डायरेक्ट याद रखो। npn क्या होता है, हमेशा n फैक्टोरियल होता है। तो npn का मतलब क्या हो गया, 5p5 का मतलब क्या हो गया बेटा जी, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया जी, 120 हो गया। बोलो हाँ या ना। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाए भाई। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे बेटा ये रहा, आपको r का मान ज्ञात करना है, r की वैल्यू। देखो क्लियरली विजिबल भी है ये, 22 पी आर प्लस 1 अपॉन 20 पी आर प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 11/52 के बराबर है। तो r का मान ज्ञात कीजिए, r की वैल्यू आपको पता करनी है बेटा। हाँ जी, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा सीधा सीधा n फैक्टोरियल मतलब 22 फैक्टोरियल बटे 22 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल 20 माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल बराबर 11/52 है। सबसे पहले यहां तक हमने कर लिया, ठीक है जी। फॉर्मूला डायरेक्ट एनपीआर का, तो ये हो गया 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा 21 21 माइनस आर का फैक्टोरियल
अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 18। 20 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गई बात सीधा सीधा, है ना। और ये किसके बराबर है, ये 11/52 के बराबर है। 11/52 इज इक्वल टू 22 फैक्टोरियल में लिखूंगा 22 गुणा 21 गुणा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, देन 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस वाली टर्म को, फैक्टोरियल जैसे जैसे एक्सपैंड होता है तो वैल्यू एक एक घटती जाती है तो 21 से 20 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 18 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल और अपॉन में 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया। और ये कितने के बराबर बेटा जी, 11/52 के बराबर है। ठीक, तो 18 माइनस आर से 18 माइनस आर कटा, 20 से 20 कटा, तो मेरे पास जो सवाल हो गया, मैं यहां पर थोड़ी जगह बना लेता हूं इसको इरेज करके। ये हो जाएगा मेरे पास 22 गुणा 21 बटा 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और 19 माइनस आर बराबर 11/52। इतना हो चुका है मेरे पास, है ना, 11/52। अब इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से अब आप लोग समझेंगे। पहले तो मैं 11 से इसको काट देता हूं, 2 हो गया। ठीक है जी, 11 से काट दिया, हो गया 2। तो मेरे पास हो चुका है कुल मिला के 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर। ये जो 52 है बेटा जी, ये जो 52 है, मैं इसे देखिए क्या लिख रहा हूं, 52 को मैं लिख रहा हूं 13 गुणा 4। ठीक, फिर 21 को मैंने क्या लिखा 7 गुणा 3, क्या बचा मेरे पास 2 बचा, इतना हो गया। ठीक है ना। तो मैंने देखो किस तरीके से मैं वैल्यूज के साथ हेर फेर कर रहा हूं। मैं 4 गुणा 3 को लिखूंगा 12 और 7 गुणा 2 को मैं क्या लिखूंगा 14 और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 13। तो 3 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट जो है 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और 19 माइनस आर के बराबर है। तो अगर आप इनमें कहो कि सर सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, वो सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर, और सबसे छोटी वैल्यू 12, सबसे छोटी वैल्यू, किसी को भी कंपेयर कर दो, बड़ी को कर दो या छोटी को कर दो या बीच वाली को। तो मैं अगर सिर्फ 21 माइनस आर को ही अगर मैं कंपेयर कर दूं बड़ी वैल्यू 14 से, तो मेरे पास आर बराबर 7 आ जाएगा कि नहीं, खत्म बात। आर बराबर क्या आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक आधा क्वेश्चन और आप करोगे तो बेटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। लास्ट वाला स्टेप मैं बता देता हूं, लास्ट वाला स्टेप देखो, ये यहां पर जो था ना, मैंने जब इसे मल्टीप्लाई किया, देखो 52 था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 52 को मैंने 13 गुणा 4 लिखा, 21 को मैंने 7 गुणा 3 लिखा और बचा था 2। तो मैंने इसे क्या लिखा 13 अलग, और फिर 7 गुणा 2 मैंने क्या लिख दिया 14, और 4 गुणा 3 क्या लिख दिया 12। तो मैं यहां पर देखो, ये बड़ी वैल्यू है, ये बीच की वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। 21 बड़ा होता है, 19 छोटा होता है। तो आपने बड़ी वैल्यू 21 माइनस आर को बड़ी वैल्यू 14 के साथ कंपेयर किया, साइड्स को कंपेयर कर दिया बस मैंने, साइड्स को कंपेयर। तो आर बराबर मेरे पास क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, खत्म बात। ठीक है ना। चलिए ये रहा सवाल।
आर का मान आपको ज्ञात करना है बेटा जी, आर का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। 9p5 मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बराबर 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। यही होगा सारी की सारी वैल्यूज बेटा। तो ये हो रहा है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ये भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, और ये हो रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इतना हो चुका भाई। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद आप कहोगे सर 9 फैक्टोरियल अपन ले लेते हैं कॉमन, अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये ऊपर 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख रहा हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से पहले तो 9 फैक्टोरियल कटा। अब मेरे पास ये हो चुका है सीधा सीधा 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इतना हो चुका। ये 24 होता है तो ये कटेगा, तो मैं पूरा 4 फैक्टोरियल की बेटा सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूं 24, जो कि हो जाएगा 12। 12 गुणा 10 क्या हो गया 120। 120 बराबर 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब 120 क्या होता है, 120 किसका होता है बेटा, 5 कट गया ना शंकर जी। 5 देखो, ये जो 5 फैक्टोरियल और ये 5 था ना, मैंने 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा, तो 5 से 5 कट गया, तो 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल बचा शंकर जी। बोलो ठीक है। अब 120 किसका होता है, तो 120 भैया 5 फैक्टोरियल होता है 10 माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटाओ, 10 माइनस आर बराबर 5, तो भैया आर बराबर क्या आ गया 5। मेरा जी सिर्फ 5। देखो वो था तो 5 फैक्टोरियल, आप लोग सही बोल रहे हो, पर 5 फैक्टोरियल को हम कर सकते हैं ना एक्सपैंड। 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा 5 इंटू, ये आगे 5 भी तो है, यहां भी 5 फैक्टोरियल, तो से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 काटेंगे तो 9/4 फैक्टोरियल ही तो बचेगा भाई। ये अब प्रैक्टिस वाली बात है, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे से आप सवाल कर दोगे भाई। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छे से आप क्या करोगे, सवाल कर पाओगे। बढ़ें जी, आगे आगे बढ़ें। चलो ठीक, हाँ लेंदी है राकेश जी, आप कहें तो अपन ये वाले क्वेश्चन स्किप करके अपन सीधा वर्ड प्रॉब्लम पे भी आ सकते हैं। ये वाला और लंबा सवाल है, आप देख रहे हो वैल्यू 30800, बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। शंकर जी रिपीट करना। शंकर जी देखो मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं। देखो 9p5 का मतलब सीधा सीधा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल बराबर 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इतना हो जाएगा। ठीक, 9 फैक्टोरियल बाय 4, 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कटेगा, तो 9/4 9/4, तो ट्वाइस ऑफ 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस आर लिखेंगे। 9 से 9 कट रहा है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 2/24 बराबर 10/10 माइनस आर है। तो ये 12 12 दाम 120, तो 120 बराबर बेटा 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 120 किसका 5 फैक्टोरियल बराबर 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मैं ये कह रहा हूं कि आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा जी 5 आ जाएगा। अगला, यार ये तो मत ही करो, ये कर लो भले। NP4 बराबर 360 है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको।
हालांकि है तो ये भी आसान नहीं है यार, ये तो और लंबा सवाल है। देख पा रहे हैं, मैं इसे जूम करूं क्या भाई? सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, NP4 अगर 360 के बराबर है तो n की वैल्यू क्या होगी? आप ये सोचो कि कौन सी चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है 360, कौन सी चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट 360 होता है, उसमें बड़ी वैल्यू आंसर होगी। जैसे 360 को अगर आप फैक्टराइज करो तो बेटा 12 गुणा 3, 12 तिया 36 और गुणा 10, है ना। तीन लगातार संख्याएं अपने को यहां पे बनानी है, तीन लगातार संख्याएं अपने को यहां पर बनानी है, तो क्या बन पा रही हैं? 6 गुणा 2 गुणा 3 5 गुणा 2, ऐसा है। ये सब मैंने ब्रेक कर दिया। तो यार ये बन नहीं पा रही क्या? कोई भी तीन लगातार संख्याएं क्या यहां पर बन पाएंगी? नहीं सॉरी, तीन नहीं, चार लगातार, सॉरी सॉरी सॉरी, चार लगातार संख्याएं, क्योंकि अपॉन में 4 है ना, तो चार लगातार संख्याएं। 6 को भी तोड़ो फिर तो आप, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, तो देखो डायरेक्ट बन रहा है। 2 इंटू 2 हो गया बेटा 4, 2 इंटू 3 हो गया कितना? एक हो जाएगा, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया, ऐसा। देखो 2 इंटू 3 अपन ने 6 ले लिया, 3 को एज इट, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और ये हो गया 5। बड़ी वैल्यू आपकी n की वैल्यू, n बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया, है ना। बड़ी वैल्यू आपका आंसर, क्योंकि 4 था तो आपको चार लगातार संख्याओं में तोड़ना था। वैसे अगर आप करोगे भाई तो NP4 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर 360, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये बराबर है 360। अब ये इक्वेशन हल करना ये आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 जो है वो 360 के बराबर ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। अगर आपको ऑप्शन दिए ना 6, 7, 8 और 9, तो आप ऑप्शन देखो 6 अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा 6 रखते से ही 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 बराबर क्या आ रहा है 360 आ रहा है। ये ऑप्शन से ही होगा। या तो आप क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक करके कर रहे हो, या फिर ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सभी बच्चों को? ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, ये बहुत जटिल सवाल है। आप ये वाले क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज्यादा, अपन इनके ऊपर आ सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोग के लिए, इसे मैं थोड़ा जूम करता हूं, अपन वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। इन पर आते हैं अपन। अब क्लियरली विजिबल है। शब्द दिल्ली के अक्षरों से 5 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। डी से आरंभ और ई से समाप्त होने वाले कितने शब्द होंगे? दूसरा सवाल है। यहां पर दो सवाल है। अब बेटा सीधी सीधी बात है कि शब्द दिल्ली में कितने अल्फाबेट्स हैं? तो आप कहोगे सर शब्द दिल्ली में DELHI टोटल 1 2 3 4 5 अल्फाबेट को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। शब्द दिल्ली से 120 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सही मीरा जी, 5 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि डी से स्टार्ट हो और ई पे खत्म हो, ऐसे कितने शब्द?
तो चलो डी को फिक्स करो, ई को फिक्स करो, बीच में 3 अल्फाबेट्स आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? तो आप कहोगे सर 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनाए जा सकते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? डी और ई तो आपका फिक्स हो गया, उनको नहीं हिला सकते, पर 3 बीच के तो अरेंज होंगे ना। बीच के 3 तो अरेंज हो सकते हैं कितने तरीकों से? 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी भी बच्चे को अगर आप डाउट आ रहा है तो बेटा आप पूछो। अगला ये विजिबल है, मैं इसको लिख देता हूं। n+2 का फैक्टोरियल बराबर 60 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये है सवाल। n आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड n। तो n+2 मतलब n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल बराबर 60 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। 3 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 60 है, 3 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 60, तो ऐसे कौन से 3 लगातार नंबर जिन्हें गुणा करने पे बेटा जी 60 आता है? 4 गुणा 5 गुणा 6 होता है क्या? नहीं, 4 5 6 तो नहीं होता है, तो ज्यादा हो रहा है ना। 3 4 5 होता है शायद। हाँ 3 4 5। 3 लगातार नंबर जिन्हें गुणा करने पे क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। वो नंबर है 3 4 5। तो बड़ा नंबर ये वाली होगी 5, ये होगा 4, ये हो गया 3, तो n बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल शंकर जी, 3 आंसर एकदम सही है आपका, बहुत बढ़िया। ये भी नहीं करना, ये वाला करो। क्वेश्चन विजिबल है बेटा क्लियरली कि मैं जूम करूं? थोड़ा मैं जूम इसको कर देता हूं। हाँ जी, 6 फैक्टोरियल 720 मीरा जी ने आंसर बताया है। बहुत बढ़िया मीरा जी। और कोई बच्चा? देखो आपको ये पता है कि ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट से बना। आप कह रहे हो कि सर लास्ट में टी और ई को फिक्स कर दो, टी और ई को फिक्स कर दो, तो 6 स्थान पर व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल, जो कि 720 होता है। टी और ई तो हमारे फिक्स हो गए, वो तो नहीं हिल सकते, पर ये बचे 6 अल्फाबेट, तो 6 स्थान पर कितने? 720 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। नहीं 720 क्यों? हाँ 720 ठीक है। पर एक बात आप ये बताओ, टी और ई को अंत में रखें। यहां पर एक छोटी सी चीज जो है वो ये है कि टी और ई को हम अंत में तो रख देंगे, पर क्या उसने बोला है कि टी एंड ई एट द एंड रिस्पेक्टिवली? रिस्पेक्टिवली तो नहीं लिखा, क्रमशः नहीं लिखा। मतलब मैं चाहूं तो ई इधर और टी इधर कर सकता हूं। अभी भी तो टी और ई अंत में है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्रमशः अगर होता तो पहले टी को रखता मैं फिर ई को। यहां पर भी तो टी और ई अंत में ही है, यहां पर भी तो टी और ई अंत में ही है, तो इंटू 2 और हो जाएगा।
तो 1440 आपका सही है। अगर क्रमशः लिखा होता ना, अगर क्रमशः लिखा होता, उसने बोला टी एंड ई एट द एंड प्लेसेस, अगर रिस्पेक्टिवली लिख देता तो पहले टी लेते हम फिर ई लेते, पर टी और ई बोल रहा है बस, तो फिर इनको इंटू टू भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं भाई विद्यार्थियों। ये रहा, ऑर्डिनेट के अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? स्वर विषम स्थान पर है, ORDINATE, ऑर्डिनेट को अरेंज करके कितने बनाए जा सकते हैं, जिसमें वॉवल्स कहां आने चाहिए? ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, विषम स्थान पर आनी चाहिए। अब सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान है, ये विषम है, ये विषम। कैसे कि ये पहली पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन, ये सातवीं पोजीशन। अब देखते हैं वॉवल कितने, 1 2 3 4 ही तो वॉवल है, तो 4 वॉवल 4 पोजीशन पे कितने तरीके से अरेंज होंगे? तो आप कहेंगे सर 4 पोजीशन पे अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल तरीकों से, बचे 4 कॉन्सोनेंट अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल तरीकों से, तो 24 गुणा 24 बराबर 576 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? देखो 4 वॉवल 4 तरीकों से और 4 कॉन्सोनेंट भी कितने तरीके से बेटा? 4 तरीके से अरेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि टोटल 8 है। बोलो किसी बच्चे को डाउट है तो? मीरा जी मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल रिपीट कर देता हूं। देखो सीधी सीधी बात है कि ऑड प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से ये है पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो ये ऑड प्लेस है। कितनी ऑड प्लेस है? तो आप कहोगे सर 4 प्लेस ऑड है, 4 प्लेस इवन है, तो 4 प्लेस पे 4 ही तो वॉवल है, ओ है, आई है, ए है और ई है। 4 जगह पे 4 वॉवल को अरेंज करना है, वॉवल को ऑड पोजीशन पे, तो 4 जगह पे 4 अल्फाबेट को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल या 4p4 भी तो कह सकते हो, 4p4 कह सकते हो। 4 जगह पे 4 को अरेंज करने के तरीके, बची 4 जगह पे 4 कॉन्सोनेंट को भी तो व्यवस्थित करना होगा कि नहीं होगा? स्वर तो आप, तो स्वर तो आपने व्यवस्थित कर दिए बेटा, कॉन्सोनेंट भी तो अरेंज करोगे, तो वो भी 4 फैक्टोरियल, तो टोटल 576। बोलो बात समझ में आ रही है? आते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्राइंगल के शब्द को व्यवस्थित करके कितने तरीके बनाए जा सकते हैं? ये तो डायरेक्ट है बेटा, ट्राइंगल को कैसे अरेंज करोगे? ट्राइंगल को कैसे अरेंज करोगे? तो 8 फैक्टोरियल, 40320 इज द आंसर, है ना, डायरेक्ट। इक्वेशन है। हाँ जी राकेश जी पूछिए, क्या डाउट है? तब तक मैं इसको जूम कर देता हूं। अच्छा राकेश जी देखो, 4+4 तब आप करते कि जैसे इस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हो, यहां पर 4+4 हम तब करते, लॉ ऑफ एडिशन तब लगता है जब काम पूरा हो जाता है। हमने जब 4 कॉन्सोनेंट्स 4 वॉवल को अरेंज किया तो हमारा आधा ही काम हुआ था, अभी बचे 4 को भी तो अरेंज करना है, तो पूरा काम होगा। जब काम आधा आधा करके हो रहा है तो इनटू होता है, ठीक है ना। जब काम कैसा हो रहा है, आधा आधा करके हो रहा है ना, तो क्या होता है, इनटू ही होता है कि 4 अल्फाबेट 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज किया तो आधा काम हुआ, बचे 4 को अरेंज किया तो आधा काम हुआ, तो काम पूरा करने के लिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन। हाँ,
इक्वेशन के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं ताकि शब्द ई से आरंभ होते हों? फिर है शब्द ई से आरंभ हो और एन पर समाप्त हो, शब्द में एक व्यंजन से प्रारंभ हो और एक व्यंजन पर ही अंत हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो और कॉन्सोनेंट पे ही खत्म होता हो। देखो ई से स्टार्ट होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ई से स्टार्ट होने वाले तो ई फिक्स, बचे 7 अरेंज होंगे भैया 7 फैक्टोरियल जो कि 5040 होता है, ठीक, जो कि 5040 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई से प्रारंभ होता हो और एन पे खत्म होता हो, ई और एन फिक्स, बचे 6 अल्फाबेट अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल जो कि 720 होता है, बिल्कुल दूसरे का 720 आएगा, एकदम सही है शंकर जी। आखिरी वाला बता दो, बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। अब इसमें कॉन्सोनेंट है कितने? तो इक्वेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें ए ई आई ओ यू पांचों वॉवल्स आते हैं, 8 में से 5 तो है, तो बचे कितने? 3 आपके पास कॉन्सोनेंट है। कौन से हैं कॉन्सोनेंट? 3। आप कहोगे सर एक क्यू है, एक इसके बाद टी है और इसके बाद एक एन है ना? तो 3 वॉवल्स को हमें पहले और आखिरी स्थान पर अरेंज करना है, ठीक। 3 वॉवल को कितने जगह पर? पहले और आखिरी स्थान पर अरेंज करना है। तो 3 वॉवल को 2 स्थान पर अरेंज करने कितने तरीके? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3p2 और इनटू बचे 6 अल्फाबेट अरेंज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से। 3 में से 2 को रखने के तरीके क्या हो जाएंगे बेटा? 3 into 2 हो जाएंगे और बाकी बचे हुए कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो 3p2 का मतलब कुछ नहीं है बेटा, 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो 6 दूनी 12, 7 4320, 4320 आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल मीरा जी 4320, क्योंकि 3 जगह पे, सॉरी 3 में से 2 कॉन्सोनेंट को आपको अरेंज करना है, 3 में से 2 कॉन्सोनेंट को तो आपको अरेंज करना है, तो 3p2 बिल्कुल शंकर जी एकदम सही। अब बचे 6 अरेंज हो जाएंगे 6 तरीकों से, 6 फैक्टोरियल तरीकों से, है ना? अगला सवाल, डॉटर शब्द के अक्षरों से, मैं इसको भी जूम कर दूं। क्वेश्चंस जो हैं, मैंने क्वेश्चंस जब रखे थे तो मेरे को लगा था कि पढ़ने में आ जाएंगे, पर ये थोड़े छोटे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये क्या है कि है किसी और क्लास की पीपीटी है। शब्द डॉटर के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि स्वर सदैव साथ में हो? स्वर सदैव बेटा क्या आने चाहिए? आपके साथ में आने चाहिए। अब देखो, DAUGHTER, वॉवल कौन सा? तो आप कहोगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, जिसमें से A एक वॉवल है, U एक वॉवल है, E एक वॉवल है, 3 वॉवल है। तो मैंने क्या कहा कि 5 को एक साथ रखो, 5 कॉन्सोनेंट जैसे कि D है, G है, H है, T है और R है, इनको एक साथ रखो, और 3 वॉवल A U E इनको एक साथ रखो, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? A U E जो स्वर है वो क्या आने चाहिए? वो एकदम साथ में आने चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को एक साथ बांध दिया, तीनों को एक साथ बांधकर मैंने क्या कर दिया, सिंगल लेटर मान लिया इन्हें। भाई अगर ये तीनों एक साथ आए तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को बांध के सिंगल लेटर मान लिया, बाकी 5 लेटर ये थे। अब ये तीनों कहीं भी जाएंगे, चाहे टी और आर के बीच में ही आए, पर आएंगे एक साथ, क्योंकि मैंने इनको बांध दिया, मैंने तो इसको सिंगल लेटर मान लिया। कहीं भी बीच में घूमते रहेंगे पर रहेंगे साथ में। तो ये 5 लेटर और एक ये, तो टोटल 6 अल्फाबेट कितने तरीकों से अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल। 5 ये और 3 ये, तो 6 अल्फाबेट अरेंज होंगे, तो 6 फैक्टोरियल। और पर ये तीनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना भाई, रहेंगे साथ में पर आपस में अपनी जगह तो बदल सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल तरीकों से।
तो 720 इंटू 6 कितना हो जाएगा? फिर से वही 4320। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? हम्म। देखो मीरा जी, मैं दोबारा बताता हूं। डॉटर में डी, जी, एच, टी और आर, ये 5 क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स। बचा ए, यू और ई, ये क्या है? हमारे वॉवल्स। आपसे कहा जा रहा है कि वॉवल एक साथ रहे, तो वॉवल को मैंने बांध दिया, मैंने एक ही लेटर मान लिया। मैं 3 अलग अलग नहीं मान रहा, मैं इनको एक ही मान रहा हूं, क्योंकि तीनों को एक साथ रखना है, तो इनको सिंगल लेटर मान लो। 5 लेटर ये है, 1 2 3 4 5, और एक ये हो गया, तीनों का बंधा हुआ एक सिंगल लेटर माना मैंने से। 6 लेटर अरेंज होते हैं 6 फैक्टोरियल तरीकों से। वॉवल भले ही साथ में रहेंगे, पर आपस में 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। 4320 रहेंगे साथ में, पर बेटा तीनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। तो 4320 तरीके तो वो हैं जिससे वॉवल साथ में आते हैं। ठीक। अब पूछा कि वॉवल साथ में ना आए, तो टोटल कितने? टोटल 8 फैक्टोरियल तरीकों में से 4320 तरीकों से साथ में आते हैं। तो बाकी बचे हुए को मैं माइनस कर दूं, तो ये वो तरीके निकल के आ जाएंगे जब वो साथ में नहीं आते होंगे। तो ये हो जाएगा 40320 माइनस 4320। तो बेटा ये आंसर क्या निकल के आएगा? सीधा सीधा 36,000 निकल के आएगा, 36,000। क्योंकि यही 40320 होता है, माइनस कर देंगे 4320। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको भी जूम करना पड़ेगा। हाँ जी। 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together। कोई भी लड़की साथ में ना बैठे, कोई भी लड़कियां क्या हो? साथ में ना बैठे। हाँ जी बेटा। कोई आंसर किसी बच्चे का? चलो लास्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह है। ठीक है ना? तो कैसे कैसे आप इन्हें व्यवस्थित कर सकते हो? कोई आंसर किसी के पास? देखो, मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं। या तो यहां पर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय और बॉय, ऐसा इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। लड़कियां तो साथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
आप क्या करो, आप सीधा सीधा बेटा ये करो कि लड़कियों को पहले एक साथ बिठा दिया जाए। लड़कियों को जैसे 5 लड़कियां, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। तो अगर मैं 5 लड़के, तो चलो अलग अलग बैठ गए 5 फैक्टोरियल तरीकों से, नहीं सॉरी 5 लड़के अलग, देखो टोटल तो 8 बच्चों को बिठाने के कितने तरीके होते हैं, 8 फैक्टोरियल। पर इसमें से कितने तरीके हैं, जैसे लड़कियां साथ में होंगी तो 5 लड़के और 3 लड़कियों को मैंने सिंगल यूनिट मान लिया। 3 लड़कियों को क्या कर दिया मैंने, सिंगल यूनिट मान लिया। तो 5 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल। पर लड़कियां आपस में अरेंज हो सकती हैं 3 फैक्टोरियल। तो 720 गुणा 6, तो ये वही हो गया 4320 हो गया। तो 8 फैक्टोरियल टोटल तरीके, जिसमें से 4320 तरीके वो हैं जब लड़कियां साथ में बैठेंगी। तो बचे कितने, 4320 में से 4320 माइनस कर दो, बचेंगे कितने, 36,000 तरीके जिससे लड़कियां साथ में नहीं। ये टोटल है। ये मैंने लड़कियों को सिंगल यूनिट कर दिया, तीनों गर्ल्स को क्या कर दिया मैंने, साथ में कंबाइन कर दिया। तो साथ में बैठने के तरीके निकाल लिए, माइनस कर देंगे तो साथ में न बैठने के तरीके आ जाएंगे। हाँ जी, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक, तो मिलते हैं भाई फिर कल की क्लास में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं किए जिसमें लेटर्स क्या हो रहे थे रिपीट। जैसे डॉटर है, डॉटर में हर एक लेटर सिंगल सिंगल टाइम आ रहा है। अब लेटर्स क्या है कि हो सकता है 2 बार ए 2 बार ई ऐसे होता है, लेटर्स का रिपीटिशन होता है। तो लेटर्स के रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।